पार्ट का नाम क्या है? हाइड्रोजन। ठीक ना, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको पूरा अध्ययन करना हम लोग को। ठीक है, हाइड्रोजन के संकेत का जो होता है H2। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल के सबसे पहला तत्व है। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारी हो, लेकिन हम लोग के सिलेबस में पूरा पार्ट ही है, तो पूरा ना जानेंगे जी, है ना। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन के आविष्कार के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। कब किया था? 1766। ठीक ना, खोज तो कर दी हेनरी कैवेंडिश, लेकिन इसका नामकरण नहीं किए थे। ठीक ना, नामकरण किसने किया था? लवहांजा। एक बात का ध्यान रखो कि लवहांजा जो है ना, नाम रखने में सबसे आगे है। ऑक्सीजन के खोज भी करेंगे प्रेस्टले और सीले, लेकिन नाम रखेंगे लवहांजे। ठीक है, यानी कि नामकरण करने में लवहांजा। केमिस्ट्री के पिता लेवेसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है ना? लेवेसियर को। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि हाइड्रोजन के खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कब किया था? 1766 में। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H होता है। ठीक ना, H होता है संकेत। ठीक है, H2 कहने का मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस बताते हैं। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर H कहने का मतलब क्या? हाइड्रोजन तत्व है। क्या है? हाइड्रोजन तत्व। यह एक द्विपरमाणु तत्व है। कैसा तत्व है ना? इसका अणु अर्थात किस में रहेगा? H2 में। ऑक्सीजन भी द्विपरमाणु है ना, लेकिन ओजोन तो ओजोन त्रिपरमाणु है। फास्फोरस तो चतुष्परमाणु है। फास्फोरस का है चतुष्परमाणु है। फास्फोरस कैसा है? चतुष है। ठीक ना, चतुष कहने का मतलब समझ रहे हैं? चार गो वाला। कौन वाला? 4 गो, यानी कि P4। ठीक ना, लेकिन वही सिलेनियम देखा जाए तो अष्ट है। सल्फर भी अष्ट परमाणु। तो हाइड्रोजन कैसा परमाणु है? द्विपरमाणु। अब द्विपरमाणु इसलिए दो को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं डाई, है ना। अब H को कहेंगे हाइड्रोजन, इसको काच नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन, इसलिए इसको काची कहते हैं? डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को डाई हाइड्रोजन कब कहेंगे? जब वो H2 के रूप में रहेगा तब कहेंगे, लेकिन केवल H के रूप में रहेगा तो काची कहेंगे? हाइड्रोजन। ठीक ना, और इसके बारे में आगे आता है कि हाइड्रोजन के स्थान, हाइड्रोजन के स्थान। ठीक है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर है? तो हाइड्रोजन के परमाणु स्थान देखो यहाँ पर क्या चाहिए, इस तरह से कुछ है ना, इस तरह से कुछ इसका आकार है। ठीक ना, यहाँ पर नीचे वाला भाग और नीचे दो भाग। ठीक ना, तो यहाँ पर वाला स्थान किसका है? हाइड्रोजन का। इसमें कुल आवर्तों की संख्या 7, कुल वर्गों की संख्या 18, 16 या 18, है ना। 16 जब लेंगे तो वर्ग 7, 8, 9 एक में आ जाएगा। ठीक ना, 18 तब रेगुलर एक होके लेते चलते हैं। ठीक ना, हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर है? ठीक ना, तो हाइड्रोजन का स्थान आवर्त के एक आवर्त में। कौन आवर्त में? एक आवर्त। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? एक है। आवर्त सारणी में इसका स्थान अभी अनिर्णित है ना। ऐसे देखा जाए तो रख दिया गया है वर्ग 1 में, वर्ग 1 के, है ना, आवर्त 1 में रख दिया, लेकिन अभी भी इसका स्थान कुछ है विवादित है। आवर्त सारणी के पाठ में हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन और हीलियम का स्थान विवादित है। आधुनिक आवर्त सारणी में विवादित है और मिलियो आवर्त सारणी में तो विवादित था ही। ठीक ना, यानी कि अभी भी इसका कचे, यानी कि अगर कोई वैज्ञानिक सहमत हो तो उसमें एक नया आवर्त सारणी कचे हो सकता है, बन सकता है, जेकरा में हाइड्रोजन और हीलियम का स्थान निर्णित किया जा सकता है। ठीक ना, लेकिन ऐसा सब कोई का मानना है कि दोनों का स्थान हमेशा कचे रहेगा, अनिर्णित रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का गुण जैसे कुछ हाइड्रोजन की तरह मिल जाता है और हीलियम का गुण जैसे कुछ वर्ग 2 के जैसा मिल जाता है। तो वर्ग 2 में रखेंगे तो निष्क्रिय दिखाता है, इसलिए वर्ग 18 में भी रखना चाहिए। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रखेंगे तो फिर क्षारीय धातु के गुण दिखाता है, इसलिए क्षारीय धातु के साथ भी रखना चाहिए। इसलिए कह दिया जाता है कि दोनों का स्थान कचे है, निर्णित है। और दोनों को थोड़ा सा आवर्त 1 में और वर्ग 1 के, है ना, और यहाँ पर आवर्त 7 अंतिम वाला माने कि आवर्त 1 में और वर्ग 18 के लास्ट में थोड़ा सा उठा कर ऊपर रखा जाता है, और बाद थोड़ा सा नीचे की, ये सब का थोड़ा सा अलग गुण दर्शाते हैं। ठीक ना, तो आगे कहता है कचे कि यह वर्ग 1 के, कौन वर्ग के? तो वर्ग 1 के क्षार धातु यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस सब के साथ रखा गया तथा 17 से भी कचे करता है, समानता दिखाता है ना। किसके साथ? वर्ग 1 के साथ भी और वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं, हेलोजन के साथ भी समानता दिखाता है, इसलिए इसका स्थान कचे है अनिर्णित है। इसका स्थान कचे है अनिर्णित है। ठीक ना, कर दिया गया है, तो इसे कर दिया गया है ना कि वर्ग 1 के क्षार धातु के साथ रख दिया गया है और वर्ग 17 के साथ कची कर दिया, हटा दिया गया है। कहीं कहीं, है ना, पुराना वाला सारणी वर्ग 17 के हेलोजन तत्व के ऊपर भी रख दिया जाता है, लेकिन वो मेंडलू के समय में रख देते। वही तो गलती किए थे कि एक तत्व के जगह रख देते, दो जगह रख देते। ठीक ना, और फिर बढ़ते परमाणु भार पर सजाए थे, तो बढ़ते परमाणु भार पर सजाए थे तो पहले होना चाहिए था कि आर्गन, आर्गन के परमाणु संख्या कितना होता है? 40। ठीक ना, आर्गन के परमाणु संख्या, परमाणु भार होता है 40, 18 होता है परमाणु संख्या। ठीक ना, और पोटेशियम का होता है 39। तो पहले सजाना चाहिए था किसको? आर्गन को नहीं, बाद में सजाना चाहिए था 39 वाला पहले, लेकिन पहले सजा दिए थे किसको? आर्गन को सजाए थे, और फिर पोटेशियम रखे, फिर कैल्शियम 20, 40 रखे थे, यानी कि 40, 39, 40 द्रव्यमान कर दिए थे, जबकि बढ़ते द्रव्यमान में सजा रहे हैं तो 39, 40, 40 रखना चाहिए था, है ना। तो उनका दोष हो गया था। ठीक है, और इसी प्रकार से हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का स्थान अभी भी कच्चे है, निर्णीत नहीं है, ठीक है। इसे आवर्त सारणी के कच्चे एक तरह से दोष माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हम लोग के कि क्षार धातु से समानता क्या क्या रखता है। क्षार धातु किसे कहते हैं? तो वर्ग एक के तत्व को क्षार धातु कहते हैं, जिसमें कौन कौन आता है? तो हाइड्रोजन को छोड़ करके है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसका ट्रिक होता है हलीना करबगस हरियाल, ठीक है। यहाँ पर सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 1s1, और लिथियम का 1s2 और 1s1, क्योंकि परमाणु संख्या किसका होता है? 3 होता है इसका, तो 3 निकालेंगे तो 1s2 2s1, ठीक है। उसी प्रकार से सोडियम के, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। आगे के बात करता था पोटेशियम के, तो पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 19। इसको 19 करेंगे तो 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 1 19। तो यहाँ पर गौर से देखा जाए तो पता चल रहा है कि लास्ट में धन है से कितना इलेक्ट्रॉन है? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। एस में 1 एस में 1 एस में 1 एस में 1, ठीक है। यानी कि इसके साथ साथ यही बता रहा है कि लास्ट में कौन कक्षा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा कक्षा है? 1s1 यानी कि पहला आवर्त के है, ठीक है ना। और इसके लास्ट में देखा जाए तो 2s1 यानी कि दूसरा आवर्त के, और इसके लास्ट में देखा जाए तो 3s1 यानी कि तीसरा आवर्त का, और इसके लास्ट में देखा जाए तो 4s1 यानी कि चौथा आवर्त का, ठीक है। तो आवर्त की संख्या भी बता दे रहा है, और साथ साथ वर्ग भी बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में यानी कि पहला वर्ग के तत्व है, ठीक है। यानी कि सब वर्ग 1 के तत्व। अगला बात कहता है कि इनके हाइड्रोजन के क्षार धातु दोनों के संयोजन में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसके साथ भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला बात आता है इसका संयोजकता कितना होता है। तो क्षार धातु में संयोजकता कितना होती है? 1 होती है। बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? +1। कितना हो जाएगा? +1। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इसको ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। क्षार धातु समान हाइड्रोजन के समानता +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संयोजकता के भी कच्ची संयोजकता यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था भी कितना है? तो +1 है ना। कौन लेता तो वर्ग 1। फिर कहता है कि विद्युत धनात्मक गुण, कौन धुन? विद्युत, है ना। क्षारीय अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन परिवर्तित होता है। ये सब तत्व जैसे काची करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है ना। और कुछ बन जाता है? धातु बन जाता है। क्या बन जाता है? धातु, है ना। जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे उसे काची कहते हैं? धातु कहता है। जो ग्रहण कर ले उसे काची कहते हैं? अधातु कहते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और कहता है कि हमें धातु बन जाएंगे, है ना। लेकिन अंततः जब इसका निष्कर्ष में लेके हाइड्रोजन क्या है तो एक प्रकार के अधातु इसको बोलेंगे। ऑप्शन में अधातु ही सही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन धातु में यहाँ पर धातु जैसे बनने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन धातु है नहीं। धातु अधिकांशतः काचे होते हैं? ठोस होते हैं, है ना। अपवाद में है कुछ कुछ, ठीक ना। धातु रह करके जैसे कि पारा धातु है लेकिन फिर भी कुछ है द्रव्य, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के अधातु आएगा। आए कहता है कि हाइड्रोजन के संयोग, हाइड्रोजन के संयोग, हाइड्रोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। कहता है कि हाइड्रोजन के संयोग में जिस प्रकार क्षार धातु हाइड्रोजन तत्वों से यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से संयोग करके हाइलाइट बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन से क्रिया करके कुछ बनाता है? हाइलाइट बनाता है। क्या बनाता है? हाइलाइट बनाता है ना। जैसे कि उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर सोडियम है पहला, ठीक है। सोडियम जो कि कुछ है वर्ग 1 के तत्व है, ठीक है। और फ्लोरीन जो है सो कुछ है वर्ग 17 के तत्व, अर्थात फ्लोरीन जो है हेलोजन है, कच्चे है क्षारीय मृदा तत्व है। ये दोनों को अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम फ्लोराइड यानी कि हाइलाइट बनाता है, ठीक। यानी कि H2AF2 तो कच्चे बनाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो अब यहाँ पर था वर्ग 1 के तत्व सोडियम और यहाँ पर है कच्चे हाइड्रोजन। तो जैसे वर्ग 1 के तत्व भी हाइलाइट बनाता है, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी हाइलाइट बना दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि वर्ग 17 से काफी समानता रख रहा है। अब यहाँ पर विचार आने लगा लोगों का कि इसको तो वर्ग 17 जैसा गुण में रहा, यानी कि इसको वर्ग 17 के साथ भी रखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन के स्थान को चाहिए। बात को समझ रहे हो, है ना। अगला भाग में कहता है अवकारक गुण। कौन गुण? अवकारक, है ना। ऑक्सीडेशन माने कि ऑक्सीकरण, है ना। और रिडक्शन माने कि अवकरण, ठीक है। तो यहाँ पर अवकारक गुण कहता है कि क्षार धातु के समान हाइड्रोजन भी अवकारक होता है। क्षार धातु जिस तरह से अवकारक गुण दर्शाते हैं उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या करता है? अवकारक गुण दर्शाता है, ठीक है। यानी देखो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का संयोग होना क्या कहलाता है? अवकरण। हाइड्रोजन का संयोग होना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का संयोग होना अवकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग होता है इसलिए अवकरण भी कहलाता है। देखो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, संयोग हुआ और इसमें क्या किया? धातु को अलग कर दिया, अवकरण के रूप दर्शाया। बिल्कुल सोडियम भी क्षारीय धातु है, यह भी अब उपयुक्त हुआ और इसमें धातु को कर दिया, अलग कर दिया। यानी कि जिस तरह से क्षार धातु रिडक्शन का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी उसका कची करता है, प्रदर्शन करता है ना। यानी कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि क्षार धातु के गुण हाइड्रोजन में भी है, ठीक है ना।
अगला पॉइंट क्या कहता है कि क्लोराइड का विद्युत अपघटन, किसका? क्लोराइड का, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। इसको क्या करते हैं हम लोग? बना देते हैं विद्युत अपघटन के लिए बर्तन। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है, जलीय विलयन यानी कि पानी के रूप में क्या है, यहाँ पर विलयन के रूप में H2O है, ठीक है। तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन है ना? कैथोड पर हाइड्रोजन। एनोड पर क्या हो जाए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और कैथोड पर जो है से क्या हो जाएगा? मुक्त, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से द्रवित सोडियम क्लोराइड को भी अलग किया जाता है, NaCl को भी क्या किया जाता है? अलग। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो HCl है, हाइड्रोजन होगा कौन पर? कैथोड पर, और ऑक्सीजन होगा कौन पर? एनोड पर। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम हो जाएगा कौन पर? एक अलग भाग पर यानी कैथोड पर, और क्लोरीन हो जाएगा पर? एनोड पर, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दर्शा रहा है कि देखिए क्षार धातु है और बिल्कुल इसी प्रकार से हाइड्रोजन धातु है, दोनों को इसके समानता गुण आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्षारीय धातु में समानता हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगला पार्ट कहता है कि हाइड्रोजन तत्वों से और समानता क्या क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक में कहता है कि हाइड्रोजन से और क्या समानता है? ऋणायन का निर्माण, जैसे कि है ना फ्लोरीन जो है क्या करता है? हाइड्रोजन के तत्व में बाह्यता में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, ठीक है। और जबकि हाइड्रोजन के बाला में कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अतः 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अपने बाह्यतम कक्षा 8 में पूर्णतः शांत हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर मेन पॉइंट है कि अगर हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अपना अष्टक काची कर लेगा? पूरा कर लेगा, यानी अपने आप को शांत प्रवृत्ति के यानी निष्क्रिय है ना अक्रिय बन जाएगा। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी करता है। हाइड्रोजन तनिक खचड़ा नहीं है, कहता है कि हाइड्रोजन के हम छोड़वे नहीं करते। देखो हाइड्रोजन में देखा जाए तो फ्लोरीन जो है अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और कच्चे अपना कक्षा पूरा कर लेगा, ठीक है। क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना कक्षा कच्ची कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो हाइड्रोजन भी कहता है कैसा बात है? तो ठीक है भाई, देखो हमको भी कच्चे होता है, अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक। हम एस ब्लॉक करता है, एक और ले लेंगे तो एस ब्लॉक पूरा भर जाएगा, हम हो जाएंगे शांत, जैसे कि हीलियम है ना। यानी कि हाइड्रोजन के है ना छोड़वे नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन के जैसा भी गुण रख रहा है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपनी संरचना हीलियम जैसी समान कर लेती है और अक्रिय बन जाता है। यानी कि हाइड्रोजन भी को कहेंगे हाइड्रोजन के निष्क्रिय बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन के लिए भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? काफी समानता है हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए तो दिमाग खराब कर रहे हैं वैज्ञानिक कि हाइड्रोजन के साथ रखे या तो फिर इसको क्षारीय धातु के साथ रखे, है ना। इस तरह से मैंने कि हाइड्रोजन से काफी कच्चा रखता है, समानता रखता है। अगला टॉपिक में बताता है कि आयनन विभव से भी देखा जाए तो वही बात है। हाइड्रोजन का आयतन विभव किसी भी क्षार धातु का आयनन विभव से काफी अधिक होता है। मैंने क्षार धातु का जितना होना चाहिए है ना उससे कच्चा होता है अधिक होता है, जो कि कच्चा होता है साधारणतः क्षार धातु को उतना नहीं होता। हाइड्रोजन के कच्चा होता है आयनन विभव ज्यादा होता है। द्विपरमाणु का अणु द्विपरमाणु के बराबर आता है। देखो फ्लोरीन में रहता है F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, माने कि हाइड्रोजन सभी कैसा बना रहे हैं? द्विपरमाणु बना रहे। बिल्कुल उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी कहता है कि ठीक है हम बना लेंगे H2, है ना। यानी कि द्विपरमाणु बनाने में ही आ गया। हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन भी कैसे बनाता है? द्विपरमाणु बनाता ही बनाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सभी कैसे बनाता है? और अध्रुवीय बनाता है। तो भी हाइड्रोजन द्विपरमाणु बनाता है और अध्रुवीय बनाता है, ठीक ना। ध्रुवीय और अध्रुवीय कहने का मतलब होता है कि देखो जो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीय, जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा हो जाएगा अध्रुवीय। तो बंधन वाला पाठ में हम लोग पढ़े थे, है ना। आगे कहता है कि सहसंयोजक यौगिक का निर्माण, कौन यौगिक? सहसंयोजक, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड। जिस प्रकार से हाइड्रोजन सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है उसी प्रकार से कैसे करता है हाइड्रोजन भी सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर रहा है। माने कि कानून से पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, हाइड्रोजन से काफी समानता है। हम पॉइंट बना के कहेगा क्वेश्चन क्या कहेगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में किस किस प्रकार से समानता है, दीर्घ उत्तर में दे देगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से इसको कैसे करेंगे लिखेंगे। हाइड्रोजन में कौन कौन आता है? CCl4, SiCl4, है ना, AgCl4, यहाँ पे ACl4, है ना। और फिर हाइड्रोजन में मीथेन, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, है ना, और रासायनिक हाइड्रेट, इस तरह से बनाता है यौगिक, ठीक है। आगे कहता है कि विद्युत ऋणात्मक गुण, कौन सा गुण? विद्युत ऋणात्मक गुण, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता गुण क्या कहता है? हाइड्रोजन के सभी हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? सभी हाइड्रोजन तत्वों के विद्युत ऋणात्मक उच्च होती है। सभी हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कैसे होती है? उच्च होती है। अतः यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है। जब ऋणात्मकता का मान उच्च होता है तो कैसे होगा? प्रबल, है ना। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ संयोग करके ऋणायन का मान कैसे करता है? उच्च बनाता है ना। अर्थात ये हाइड्रोजन के जैसा बहुत सारे समानताएं रखता है, ठीक ना। और उसके बाद आता है कौन सा गुण? अधातुई गुण। कौन गुण? अधातुई गुण, ठीक ना। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन के साथ लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है, ठीक ना। इसके बाद आता है कौन सा गुण? अधातुई गुण। कौन गुण? अधातुई गुण।
हाइड्रोजन के अधातु के भाग में प्रकृति। क्या कहता है कि अधातुई प्रकृति, ठीक ना। तो हाइड्रोजन के तत्व के जैसा कैसे करता है, अधातु भी है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। अधातु। अंततः हाइड्रोजन के जैसा ही क्या हो गया, व्यवहार हाइड्रोजन करता है। अधातु हो गया, ठीक ना। बहुत उसके ज्यादा समानता का करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। अगला भाग में क्या कहता है कि क्षार धातु हाइड्रोजन से विभिन्नता। क्षार धातु और हाइड्रोजन तत्व दोनों में विभिन्नता क्या, अभी समानता जान रहे थे, अब जाने क्या चाहिए विभिन्नता, ठीक है। तो पहला है विद्युत ऋणात्मकता। पहला कौन सा भाग है, विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन क्षार धातु के तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जबकि हाइड्रोजन तत्वों की तुलना में कम विद्युत धनात्मक होते हैं। हाइड्रोजन जो है से कम विद्युत धनात्मक होती है ना। और हाइड्रोजन के तुलना में, किसके तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। क्या हुआ आगे भाग में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहते हैं। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन रहते हैं, एक प्रोटॉन। जैसे कि केत होता है 1H1, है ना। तो इसका प्रोटॉन कितना, एक। और द्रव्यमान कितना, एक। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के मूल परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। और इस प्रकार से क्षार धातु हाइड्रोजन के तत्व से कच्चे है, भिन्न है, ठीक है। और उस सब में कच्चे रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। अब कहता है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति वायुमंडल में चाहे तो प्रकृति में कहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना अब खत्म। अगला टॉपिक कहता है कि हाइड्रोजन के उपस्थिति, ठीक ना। भाई प्रकृति में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रकृति में कच्चे है हाइड्रोजन। सूरज एवं तारों का यह मुख्य अवयव है। कोई का सूरज एवं तारों का मुख्य अवयव क्या है, हाइड्रोजन। पृथ्वी पर तत्वों में स्थान में तीसरा नंबर पर हाइड्रोजन। सबसे तीसरा नंबर पर कौन है, हाइड्रोजन। मुक्त अवस्था में इसकी अल्प मात्रा वायु में रहती है और फिर ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस में भी रहती है, और पृथ्वी पर कच्चे परत पर भी पाए जाते हैं। जबकि संयुक्त अवस्था में यानी कि यौगिक के रूप में समुद्री जल में, है ना, जल में तो समुद्री जल में तो है ही हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि समुद्री जल में सोच लो कितना हाइड्रोजन, इसलिए इसका तीसरा स्थान है। यानी कि इससे भी दो आ गए, ठीक ना। इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कच्चे नाइट्रोजन, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद कहता है कि और ऑक्सीजन भी तीसरा पर हाइड्रोजन, ठीक ना। आगे कहता है क्या कि संयुक्त अवस्था में समुद्री जल के रूप में विशाल मात्रा में उपस्थित है, और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कोल में, है ना, कोयला में, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस में, ये समय क्या है, हाइड्रोजन। जैसे कि देखो कोयला में तो कच्चे, कार्बन के साथ इसको मीथेन वाला बनाता है, इसमें भी है ना। प्राकृतिक गैस में भी है, मीथेन में, इथेन में, ब्यूटेन में, आइसोब्यूटेन में, ठीक ना। पेट्रोलियम में भी, ठीक ना। और इसके बाद क्या कहता है कि हाइड्रोजन के निर्माण, किसका निर्माण, हाइड्रोजन का निर्माण, ठीक है। हाइड्रोजन के निर्माण में क्या कहता है कि हाइड्रोजन से जल बनता है, क्या बनता है ना, जल से हाइड्रोजन गैस का बनना, ठीक ना। यहाँ पे हाइड्रोजन का निर्माण कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन से तो जल बनता है और ऑक्सीजन से, ठीक ना। तो जल बन जाएगा H2O, तो H2O से हाइड्रोजन भी तो बन सकता है। तो यहाँ पर विपरीत करके हम लोग का हाइड्रोजन बनाना है, यानी कि हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, तो जल को तोड़ देंगे। जल को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जल से हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रमुख विधियां, पहला कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को ठंडे जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे समीकरण से समझेंगे, ठीक ना। कह रहा है क्या कि सोडियम है, कच्चे है, सोडियम है, ठीक ना। सोडियम है और कच्चे है, जल है, ठंडा जल है। कौन जल है, ठंडा जल। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कच्चे बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इसमें ही बनता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम है और जल है, इसके साथ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, तो जल, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया करके जल क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक ना। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। अब बताओ कि कल्ली चूना, दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, काची बोले थे हम क्वेश्चन कि कल्ली चूना पर काची डालेंगे, जल डालेंगे, ठीक ना। तो इसको बन जाएगा भाखरा चूना, COH2, क्या बन जाएगा, CaOH2, ठीक ना। इस तरह से बनता है भाखरा चूना बन जाता है, ठीक है। अगला अगला भाग में क्या कहता है कि उबलते जल से अभिक्रिया, कौन से जल से, उबलते जल यानी कि गर्म जल, ठीक ना। गर्म जल से जब क्रियाशील धातु मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन देता है ना। जैसे कि समीकरण से पता चल रहा है कि जिंक और मैग्नीशियम का अभिक्रिया है, ठीक है। तो जिंक करेगा उबलते जल से अभिक्रिया तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, और कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के भी 4 प्रक्रिया डाले, है ना। सोडियम से अभिक्रिया करा के, पोटेशियम से, जिंक से, मैग्नीशियम से, ठीक ना। ये जल के साथ था। अब आता है भाप के साथ। देखो सूत्र में हम लोग जल के भी लिखेंगे H2O, ठंडा जल के भी लिखेंगे H2O, गर्म जल के भी लिखेंगे H2O, और भाप को भी लिखेंगे H2O। लेकिन अवस्था अलग अलग हो सकती है, भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, अलग अलग, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील धातु जैसे कि लोहा, टीना, ठीक ना, उच्च ताप पर भाप से अपघटित होकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है।
कौन कौन धातु? तो लोहा और टीना। जब भाप से क्रिया करती है तो कौन सा गैस देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। सॉरी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकालेगी। कौन सा गैस निकालेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। अगला भाग में क्या कहता है कि जल के विद्युत अपघटन से, किसका अपघटन से? जल का विद्युत अपघटन, ठीक ना। जल के विद्युत अपघटन माने कि इसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जिसको कैसे करेंगे? तोड़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो जल का अपघटन आयनन अत्यंत बहुत कम होता है, इसका आयनन अत्यंत कच्चा होता है, बहुत कम होता है, ठीक ना। और अल्प मात्रा में उपस्थित जल का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त होता है। थोड़ी सी मात्रा लेंगे जल की, कितना मात्रा लेंगे? थोड़ा सा, ठीक है। और इसको जब विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन कराने का मतलब है कि देखो पानी में कैसे करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, एगो एनोड एगो कैथोड, ठीक है। और पानी को बहुत दोनों देने से करंट देंगे, तो इसको में से हाइड्रोजन अलग एक कैथोड पर जाएगा, एगो ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि समीकरण से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कि ये रहा क्या चाहिए हमको? समीकरण, ठीक है। इसमें है जल, ठीक है। जल है, हाइड्रोजन अलग वाला हो जाएगा, गैस ऑक्सीजन जैसे कैसे जाएगा? तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर जाएगा? तो कैथोड पर होगा। हाइड्रोजन गैस किस पर होगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन कौन वाला पर हो जाएगा? तो एक बच जाएगा एनोड पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन क्षार से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्षार से, ठीक है। क्षार से जैसे कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब धातु से क्रिया कराएंगे, है ना, तो कैसे देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक ना। अम्ल से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। धातु की क्रियाशीलता में हाइड्रोजन के सबसे ऊपरी श्रेणी है। हाइड्रोजन सबसे कौन सा श्रेणी है? हालांकि सबसे ऊपर तो श्रेणी में पोटेशियम भी आता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर कच्चे सबसे आधातु में ऊपर है। अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो देखो यहाँ पर अम्ल है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान 1 होता है, 1.0 यानी कि, ठीक है। तो इसको कैसे करता है कि जिंक क्लोराइड हो जाता है और कैसे बनता है? हाइड्रोजन गैस देता है ना। जब जिंक होता है हाइड्रोक्लोरिक शाम करता है तो जिंक क्लोराइड देता है और क्या देता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अब ये तो हो गया यौगिक से। अब मेन आता है लैब मेथड से हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करें, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि लैब मेथड से हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करें, इसको बताएं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। कहता है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन तैयार करने की विधि। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? दानेदार जस्ता लेते हैं। दानेदार जस्ता करने का मतलब क्या समझ रहे हो, है ना। इस तरह से कैसे करते हैं? दानेदार जस्ता लेते हैं ऐसा, ठीक है। दानेदार जस्ता लेंगे ऐसे, ठीक है। दानेदार मतलब समझ लो, लोहा कटने के बाद उसमें से छोटा छोटा दाना निकलता है, चून, उस प्रकार से कैसे करेंगे? दानेदार लेंगे। और उसके साथ कैसे करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहने का मतलब पतला सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना। और अब क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसको हमें चित्र पाना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे उल्फ बोतल है, ठीक है। और फिर ये सब कांच की नलियां हैं, ठीक ना। यहाँ पर थेस लिखी, फिर इसको से हम लोग कैसे करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे और जस्ता का चून डालेंगे। यहाँ पर अब क्रिया होगा, अब क्रिया होने के बाद हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनेगा तो हल्का रहेगा, तो कहाँ चल जाएगा? जाके बॉक्स के ऊपर वाला पेंदी में कैसे हो जाएगा? जमा हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए उल्टा बोतल रखते हैं हम लोग, उल्टा, ठीक है। इस चित्र को याद रखेंगे ध्यान में। और इसका विधि का चर्चा करेंगे। कैसे चर्चा करेंगे? विधि की, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि एक उल्फ बोतल, थोड़ा दानेदार जस्ता का टुकड़ा, और इस बोतल को थिस्ल फेनेल से निकास नली द्वारा लगा देती है और इसको पाइप से कैसे कर देता है? कह दे देता है। और ऊपर थिस्ल किप की सहायता से क्या करते हैं? तो दानेदार जस्ता गिराते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं, जिससे अभी क्रिया होती है फटफटाहट के साथ और हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, जिसे हमें अधोमुखी विस्थापन द्वारा एक गैस पात्र में जमा होता है। ये जो इस तरह से गैस रखा जाता है ना, इसको अधोमुखी गैस कहते हैं। अधोमुखी गैस जाएगा, ठीक ना। यानी कि पेंदी को ऊपर रख देंगे, ठीक ना। जा करके कहाँ हो जाएगा? ऊपर में जमा हो जाएगा। ये कौन गैस रहेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन। इसको मैं देखो प्रयोग करते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले आता है कि हाइड्रोजन गैस बनाने के शुद्ध जस्ता का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शुद्ध जस्ता की जरूरत नहीं है ना। इस सब क्रिया में सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल नहीं किया। सांद्र H2SO4 थोड़ा सा खतरनाक होता है, अगर कहीं हाथ ऊपर गिर जाएगा। ग्लव्स वगैरह, चश्मा वगैरह, इस सब का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ना। हालांकि हम लोग के कॉलेज में प्रैक्टिकल की सुविधा कुछ बहुत कम है ना। शायद प्रखनली देखेला मिल जाए, वही बड़ी किस्मत है कि नहीं। आए कहता है कि हाइड्रोजन गैस का औद्योगिक उत्पादन, फैक्ट्री में इसका उत्पादन कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब तो प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला थोड़ा सा मात्रा में हुआ, है ना। व्यापारिक विधि से मतलब कि ज्यादा मात्रा में उपयोग चाहिए, इसके लिए कैसे करेंगे? तो कोक एवं भाप को, कोक एवं भाप को, है ना। जब 998 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1271 केल्विन पर लाल तप्त कोक को अति तप्त भाप के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कौन गैस? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अर्थात देखो ये कोक है, कार्बन रहेगा उसमें। कोक किसको कहते हैं, है ना। देखो कोयला के जला हुआ भाग रहता ना, उसके बाद बताओ उसको कोक कहते हैं। और जबकि लकड़ी के जला हुआ भाग जो रहता है उसको कैसे रहता है? चारकोल कहते हैं, ठीक है। तो कोक के कच्चे कैसे करेंगे? पानी डाल देंगे उस पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। एक साथ तो कच्चे इसको जल गैस भी कहते हैं। इसको कौन गैस कहते हैं? जल गैस, ठीक है। जल गैस से हाइड्रोजन गैस दो विधि द्वारा अलग की जाती है। एक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन निकालना हम लोग को, तो इसको अलग करेंगे। तो पहला है द्रव्य विभाजन, है ना।
द्रव्य विभाजन। और फिर दूसरा का चीज है कि बोस विधि द्वारा। तो द्रव्य विभाजन में का चीज कहता है उच्च दाब पर जल गैस को ठंडा करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड है ना द्रवीभूत हो जाती है, पानी में बदल जाती है, जबकि हाइड्रोजन गैस पानी में नहीं बदलता है, ठीक ना। और हाइड्रोजन गैस का चीज होता है अलग हो जाता है। ये है पहला विधि जिसको कची कहता है द्रव्य विभाजन, ठीक है। दूसरा का है बोस विधि। बोस विधि में क्या होता है कि जल गैस को उसके आयतन के दोगुना भाग पानी मिला भाप मिलाकर दोगुना गुना कची मिलते हैं भाप मिलाते हैं और उससे गर्म करते हैं। किस उत्प्रेरक उपस्थिति में Fe2O3 प्लस Cr2O3 फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक ना। और इसके ऊपर क्या करते हैं उत्प्रेरक को भी प्रवाहित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन था, एक में और भाप ऊपर से डाल दें, कैसे डाल दें भाप। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन करके है ना हल्का गैस होता है बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन बच जाता है, जिससे हम लोग हाइड्रोजन अलग करते हैं। ये किसका विधि हो गया बोस विधि, ठीक ना। और एक द्रव्य विभाजन विधि, जिसको जो अच्छा लगता है उस विधि से क्या करता है व्यापारिक विधि में उपयोग करता है। और इसके बाद आता है कि प्राकृतिक गैस से भी हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं। कौन गैस है प्राकृतिक गैस, है ना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य क्या है मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है CH4 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन है, तो इससे हम लोग हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि प्राकृतिक गैस को भाप के साथ मिश्रित करके मिश्रण लगभग 1273 केल्विन पर निकेल उत्प्रेरक उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं निकेल उत्प्रेरक उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक ना। और इसमें पृथक्करण कर करके और बोस विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त कर लेंगे बोस विधि द्वारा। और बोस विधि में क्या करते हैं तो बोस विधि में उत्प्रेरक रखते हैं, है ना, भाप मिलाते हैं और इसके बाद हमको काची प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जैसे कि मीथेन है, मीथेन को काची करेंगे अब क्रिया कराएंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन ठीक है। अब आता है इसका कि हाइड्रोजन के गुण, किसका गुण हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन का गुण क्या है भौतिक गुण। भौतिक गुण कहने का मतलब कि जो बाहर से देख करके पता करा जा सके, माने कोई ज्यादा उसको नोचने खरोचने अंदर जाने की जरूरत नहीं, भौतिक गुण कहते हैं, है ना। जैसे कि यह रंगहीन होता है, हाइड्रोजन कैसा है और गंधहीन भी और स्वादहीन भी, ठीक है। और ऑक्सीजन का भी इसी प्रकार से गुण है, रंगहीन गंधहीन स्वादहीन। सबसे पहले तो गैस से तो रंगहीन होगा, है ना। उसको बहुत ज्यादा मात्रा रखेंगे तब जाके कुछ उसका कलर दिखता है। यह ज्ञात सभी पदार्थों में हल्की होती है, जितना भी होता है गैस पता हुआ है सबसे हल्का कौन है हाइड्रोजन। यह जल में अल्प मिले है, माने बहुत कम मात्रा में मिले है, ठीक ना। कौन हाइड्रोजन, ठीक है। यह लगभग कितना 1000 मिलीलीटर में 2 ml घुलता है। 1000 मिलीलीटर में कितना ml 2 ml, है ना। और इसका द्रवनांक कितना होता है 14 केल्विन और क्वथनांक 20 केल्विन, है ना। और इसका घनत्व तो बहुत ही कम, कितना तो 0.08987 ग्राम प्रति केल्विन, ठीक ना। यानी कि इसका क्या होता है बहुत घनत्व कम होता है, ठीक ना। ये है कौन गुण भौतिक गुण, ठीक। उसके बाद आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या करता है तो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन गैस है, या है लिटमस पत्र के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। अम्लीय रहता तो दूसरा करता, ठीक ना। अम्लीय रहता तो क्या करता नीला को लाल करता, ठीक ना। काय के ट्रिक होता है नीला, है ना, और छालानी, ठीक है। देखो आम्ल जो है नीला को क्या करेगा लाल, और क्षार जो है लाल को क्या करेगा, ठीक है। तो आगे कहता है कि दहनशीलता, दहनशीलता कहने का मतलब कि जरने वाला। तो हाइड्रोजन कैसा गैस है दहनशील गैस है, जरता है ना। यह वायु में हल्के से नीले रंग के साथ जलता है, और नीले रंग जलने का मतलब कि उत्तम ईंधन, अच्छा ईंधन, है ना। इसलिए इसका उपयोग हम लोग करेंगे कुछ में हाइड्रोजन वाला गैस का उपयोग करेंगे ईंधन में। और साथ साथ जब हवाई जहाज जाता है माने कि उसको काचे बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट, ठीक ना, जो अंतरिक्ष यान में जाता है उसको में काचे करेंगे ईंधन का उपयोग। रॉकेट में इसका उपयोग करेंगे हाइड्रोजन का, बहुत देरी तक जलेगा, कम मात्रा में रहेगा, है ना। अगला गुण है रासायनिक गुण में कि धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग करके धातु हाइड्राइड बनाता है। धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है धातु हाइड्राइड। जैसे सोडियम अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्राइड, और कैल्शियम अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्राइड, है ना। और इसके साथ साथ कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति में, किसके साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है जल। ये तो सबसे इसका प्रमुख यौगिक है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा जल, और साथ साथ उष्मा भी देगा, क्या देगा उष्मा भी देगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तो क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करता है कौन हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है, क्या बनाता है नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्या बनाता है अमोनिया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि क्या होता है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, क्या बनता है उत्प्रेरक रूप में कौन रहता है लोहा के चूर्ण रहता है, क्या रहता है लोहा के चूर्ण, ठीक है। और इसके बाद आता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण, कौन आता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। देखो मूंगफली या नारियल तेल जैसे वनस्पति तेल को निकेल के चूर्ण को उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है।
कोची की उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस डाला जाता है। किसके किसके ऊपर? मूंगफली तेल और फिर है ना नारियल तेल, ठीक है, नारियल तेल माने कि वनस्पति तेल जो भी हो सके, डालडा के ऊपर भी, ठीक है, तो उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसको कैसे कहते हैं? तेलों का हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या होता है कि तेल ठोस वसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। डालडा जो है ना रिफाइन का हाइड्रोजनीकरण किया हुआ, रिफाइन लिक्विड फॉर्म में, तेल जैसे डालडा जैसे कच्चे जमा हुआ, ठीक है, यानी कि उसको कच्चे करता है, ठोस रूप में, ठोस वसा के रूप में बदल जाता है, और यह प्रक्रिया तेल का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। कच्चे कहलाते हैं तेल का हाइड्रोजन। इस प्रकार से प्राप्त ठोस वनस्पति घी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वनस्पति घी, ठीक है ना। पहले डालडा था उस पर साफा लिखा रहता था वनस्पति घी, हाँ, और सबको सोचते हैं तो घी है, घी नहीं, वो डालडा है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजनीकरण किया हुआ उसका। क्या चीज है? कोई खाए वाला तेल है, ठीक है, नारियल का तेल हो चाहे तो फिर सरसों का तेल हो, उसको कच्चे कर देंगे, हाइड्रोजन से गैस डालेंगे, कच्चे की उपस्थिति में, तो निकल के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निकल के, तो कच्चे रूप में जम जाएगा, ठोस के रूप में जम जाएगा, ठीक है, और उसको हो जाएगा वसा, ठीक है, तो खाद वसा वनस्पति घी कहलाएगा। इसके बाद इसका उपयोग कैसे में? ईंधन के रूप में, किसके रूप में है ना, हाइड्रोजन का उपयोग कैसे के रूप में? ईंधन। आज विश्व की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, कोयला पर, पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर, सीएनजी आ गया जब से, तो पूरा ईंधन है ना। पेट्रोल टंकी पर जितना पेट्रोल लेने वाले की भीड़ उतना तो सीएनजी गैस वाला का रहता है, 4 बजे से भीड़ लगा रहता था। इसमें समय लगता है, कंप्रेस्ड गैस भराने में टाइम लगता है उसी वजह से, किंतु इनका भंडार तेजी से घट रहा है। किसका है ना? ईंधन का, कोयला पेट्रोलियम का, है ना, इसलिए इसकी पूर्ति तत्काल संभव नहीं है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का जरूरत है, तो हाल ही पूर्ति नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है ना भविष्य की ईंधन है। किसका ईंधन है? भविष्य का ईंधन। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। और इसके बाद आता है तत्वों के हाइड्राइड पर, है ना, यानी कि हाइड्रोजन के हाइड्राइड पर थे। तत्वों का हाइड्राइड करने का क्या चाहिए, है ना, तो किसी भी तत्व हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्राइड बनाता है। जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, वेनेडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पर हाइड्राइड ऑक्साइड के रूप में आ जाता है, ठीक है। चाहे तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड, है ना, क्लोरीन हाइड्राइड, लेकिन उस तरह से नहीं बोलते, इसको हम लोग फर्स्ट पहले बोलते हैं प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगी, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, फिर नाइट्रोजन हाइड्रेट, यानी कि हाइड्राइड बनाने में किसका संयोग होता है? हाइड्रोजन का। इसलिए हाइड्राइड 3 प्रकार का होता है। हाइड्राइड कितने प्रकार का होता है ना? हाइड्राइड 3 प्रकार के, एक है आयनिक हाइड्राइड, एक सहसंयोजक अथवा आणविक, और तीसरा है धातु या अंतरालिक, है ना। ये 3 प्रकार क्या होते हैं? हाइड्राइड होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार, है ना। आयनिक हाइड्राइड किसे कहते हैं? तो वर्ग 1 के धातु, यानी कि क्षारीय धातु, है ना, कौन कौन? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, है ना। ये वर्ग 2 के क्षारीय मृत धातु, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, है ना। पहला का ट्रिक काजे था कि हलीना के रबकाज पर्याप्त, दूसरा का काज था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। तो रेडियम भी एक में आता है, लेकिन रेडियो सक्रिय तत्व हो जाता है ना। राजी या रोए बात एक ही है ना, तरह तरह से स्थिति के अनुसार होता है। तो यहाँ जब वर्ग 1 के तत्व से वर्ग 2 वाला तत्व क्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। कैसा हाइड्राइड बनाता है? तो आयनिक हाइड्राइड बनाता है। कैसा हाइड्राइड बनाता है? आयनिक हाइड्राइड को केवल आयनिक हाइड्राइड ही कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसका गुण कैसा होता है? तो इसका होता है गुण के सफेद होते हैं। कैसे होते हैं? सफेद, और क्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, ठीक ना। इन हाइड्राइडों का घनत्व मूल धातु के घनत्व से अधिक होता है, मतलब कि पहले जितना हार्ड नहीं रहता था ओकरों से ज्यादा हार्ड हो जाता है। कौन? आयनिक यौगिक वाले, यानी कि कौन सा? तो हाइड्राइड। इनके द्रव्यमान का क्वथनांक क्या होता है? उच्च। जो जितने हार्ड होगा उसका द्रव्यमान का क्वथनांक उतना ही उच्च होगा, ठीक ना। द्रवित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि ठोस अवस्था में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन द्रव अवस्था जब आते हैं तब विद्युत के क्या हो जाता है? सुचालक होता है, ठीक है। और ये जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH, 2 प्रकार के गैस देते हैं। उच्च ताप पर ये प्रबल अवकारक होते हैं। उच्च ताप पर क्या होते हैं? प्रबल अवकारक। और ये जटिल यौगिक भी बनाते हैं। कैसा यौगिक बनाते हैं? जटिल। किसका गुण था? आयनिक हाइड्राइड का, ठीक ना। दूसरा का हाइड्राइड आता है, कौन सा हाइड्राइड? तो सहसंयोजक हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड, है ना। आवर्त यानी कि P ब्लॉक का तत्व जब कुछ S ब्लॉक के साथ है ना, जैसे कि बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन संयोग करता है तो इसे हाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है वर्ग 1 के तत्व, ठीक ना। क्लोरीन है P ब्लॉक का तत्व, और बनाएगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन है वर्ग 1 के तत्व, क्लोरीन है P ब्लॉक का तत्व, अभिक्रिया करके बनाएगा क्या? तो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसे कौन सा यौगिक कहलाता है? सहसंयोजक यौगिक। कौन सा यौगिक कहलाता है? सहसंयोजक यौगिक अथवा आणविक हाइड्राइड। क्या कहलाता है? आणविक, ठीक है ना। इसका गुण कैसा कैसा होता है? तो गुण होता है कि सहसंयोजक हाइड्राइड अलग अलग सहसंयोजक अणुओं से बने होते हैं। कैसे बना होता है? अलग अलग सहसंयोजक अणुओं से। ये अणु कमजोर वांडर वाल्स होते हैं। इसमें कैसा अणु होता है? कमजोर होता है, ठीक ना। और इसमें परस्पर जुड़े रहते हैं। कमजोर वांडर्स बल द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये कमजोर होते हैं, इसके वजह से कैसे होते हैं? वाष्पशील।
कमजोर वान डेर वाल्स बंधन बनने लगा तो क्या हो जाएगा वाष्पशील, और इसके द्रव्यमान कथनांक हो जाएंगे निम्न, ठीक ना। जिसको मजबूत बंधन बनेगा वो हो जाएगा कच्ची, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में, माने के कहे मतलब कि मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या कहता है कि सहसंयोजक है ना, सहसंयोजक हाइड्राइड जो होते हैं विद्युत के चालक नहीं होते, विद्युत के चालक नहीं होता, जबकि आयनिक ठोस आयनिक हाइड्राइड जो था सिर्फ द्रव अवस्था में विद्युत का था सुचालक, लेकिन इस सुचालक नहीं होता। सहसंयोजक हाइड्राइड को ऊष्मा के प्रति अस्थायी तो केंद्रीय परमाणु धातु गुण में वृद्धि के साथ घटता है, शुरू में केंद्रीय धातु के मान बढ़ता है और बाद में क्या होने लगता है घटने लगता है, ठीक ना। और ये वर्ग 13 के साथ इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण सामान्य सहसंयोजक बंधन नहीं बनाता, माने कि वर्ग 13 के साथ है ना, वर्ग 13 के साथ अंत में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन जेकरा वैसे बंधन नहीं बनाता, लेकिन वर्ग 17 में 1 इलेक्ट्रॉन जेकरा वैसे कैसे करता है बंधन बना लेता है, क्या कि सहसंयोजक बंधन में जितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उतना बंधन बनाएगा। सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन बंधन पड़े थे ना कि 3 प्रकार का होता है, एकल बंधक, द्विक बंधन और त्रिबंधन, ठीक ना। ये सब किसका उदाहरण था सहसंयोजक बंधन, ठीक ना। आगे क्या कहता है कि वर्ग 14 के तत्व हाइड्राइड के समान सहसंयोजक यौगिक होते हैं और इनके चतुष्फलक होते हैं। वर्ग 14 का हाइड्राइड क्या होते हैं चतुष्फलक, ठीक ना। और इसके बाद के भाग में कहता है कि धातुएं अंतराली हाइड्राइड, कौन हाइड्राइड धातुएं, ठीक ना। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, और ए ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक ना। ये सब जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इससे जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं धातुएं या अंतराली हाइड्राइड। जब डी ब्लॉक का तत्व अथवा एफ ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो उससे जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहेंगे अंतराली या धातुएं हाइड्राइड, ठीक ना। इनके गुण मूल धातु के गुण से काफी समानता रखते हैं, इसलिए इसे काचे कहते हैं धातुएं हाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि गुण देखा जाए एक कठोर होते हैं तो डी ब्लॉक के तत्व काचे होते हैं लगभग काफी कठोर होते हैं। धातुएं चमक होते हैं तो उससे भी काचे होता है धातुएं चमक होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, चुंबकीय होते हैं तो डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय होते हैं, यानी कि अपना मूल तत्वों से काचे रखता है समानता रखता है। कौन ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद डी और ए ब्लॉक के बाद इनका घनत्व मूल घनत्व से कम होता है, इनका घनत्व मूल घनत्व से क्या होता है कम, ठीक ना। और ये प्राय नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, कैसा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक ना। स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ये 2 से पढ़ना है हम लोग को 12वीं कक्षा, ठीक है। इसके बाद आता है क्या चीज का अध्ययन जल का अध्ययन, है ना। जल के अध्ययन में क्या कहता है कि देखो जल एक हाइड्रोजन का प्रमुख यौगिक है, जल किसका यौगिक है प्रमुख हाइड्रोजन का, ठीक ना। जिसके कि जल के सूत्र का होता है H2O होता है, ठीक है। कहता है कि पृथ्वी पर सबसे प्रमुख यौगिक हाइड्रोजन का तो क्या है जल। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर जीवन कायम रखने के लिए क्या चीज जरूरत है जल जरूरत है। और शरीर के लगभग 2/3 भाग क्या होता है जल होता है, लगभग 60 से 70% तक क्या होता है शरीर में जल। लेकिन जल पानी के रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं कि ऐसे पाया जाएगा H2O में कि पानी निकलना है तो ठीक है थोड़ा सा चमड़िया के दाब देते हैं पानी निकलेगा, नहीं कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक ना। आगे कहता है कि प्राकृतिक जल के रूप में, प्राकृतिक जल के रूप में कहाँ रहता है तो वर्षा में रहता है, झील में रहता है, तालाब में रहता है, नदी में रहता है, समुद्र में रहता है, इस समय कच्चे रहता है तब प्राकृतिक जल, ठीक ना। और इसमें पृथ्वी तल के नीचे भी रहता है जिसे भूमिगत जल कहते हैं, जिसे हम लोग हैंड पंप मोटर की सहायता से काजे करते हैं निकालते हैं, ठीक ना। जल के गुण का कहता है कि जल पदार्थ के 3 अवस्था में पाया जाता है, कौन कौन ठोस द्रव गैस, है ना। इसका 3 अवस्था पाया जाता है, कौन कौन ठोस द्रव गैस, ठीक है। ऑक्सीजन के वर्ग 16 का एक तत्व है, जबकि H2O एक हाइड्राइड है। ऑक्सीजन जैसे कौन तत्व है वर्ग 16 का, और हाइड्रोजन कौन वर्ग का तत्व है वर्ग 1 का, ठीक ना। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक सबसे प्रमुख यौगिक बनाते हैं जिसका नाम है क्या जल, ठीक है। बहुत से द्रव की तुलना में जल एक विशिष्ट उसमें चालकता अप्रेत तनाव उच्च होता है, माने कि सबसे ज्यादा अच्छा विलायक माना जाता है तो किसको माना जाता है जल को। इसके बाद ही टोइलिन बेंजीन ईथर ये सब को माना जाता है, ठीक है। जल का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है ना कि इसमें हाइड्रोजन बंधन ऑक्सीजन के साथ कच्चे रहते हैं जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन इसके साथ कौन सा बंधन बनाता है हाइड्रोजन बंधन के कारण ये यौगिक ध्रुवीय होते हैं, क्या होते हैं ध्रुवीय होते हैं ना। और जो ध्रुवीय होते हैं वो कच्चे कहते हैं हाइड्रोजन बंधन जरूर बनाता है, एक दूसरे में क्या होते हैं विलय होते हैं। अगला का भाग कहता है कि बर्फ के पिघलने पर बर्फ के पिघलने पर हाइड्रोजन बंधन टूट जाते हैं तथा बर्फ के पिंजरा नुमा संरचना अंततः समाप्त होती है। बर्फ जो होता है देखो बर्फ ठोस है कुछ, ठीक ना, और फिर धीरे धीरे काचे हो जाएगा पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा बर्फ है कुछ, ठीक ना, बर्फ धीरे धीरे काचे हो जाएगा छिद्र हो जाएगा, ठीक ना, माने छिद्र जैसा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन काचे होने लगता है टूटने लगता है हाइड्रोजन बंधन, ठीक ना। इसके बाद कहता है इसलिए एक निश्चित द्रव्यमान के आयतन घट जाता है और है ना द्रव्यमान बढ़ जाने का अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कम हो जाता है ना। केकरा से
बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। H2O है, बर्फ भी है ना, सूत्र को तो दोनों का समान लिखेंगे, लेकिन नीचे है जल, नीचे में कुछ है जल, और जल को ऊपर कैसे तरेगा बर्फ, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम कैसे होता है? तो बर्फ में जो धीरे धीरे पिघलने लगता है ना, तो हाइड्रोजन बंधन टूटने लगता है, जिसके वजह से उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। अब नोट पॉइंट पर लिखता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है ना, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का ताप क्रमशः बढ़ने और अधिक हाइड्रोजन बंधन टूटने लगते हैं। 0 डिग्री पर क्या होता है? इसका घनत्व क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ताप पर इसका है ना क्रमशः बढ़ने लगता है। क्या? जल का ताप पर क्रमशः बढ़ने लगता है और अधिक हाइड्रोजन बंधन टूटने लगते हैं, जिससे जल और अधिक अणु परस्पर निकट आते हैं। फिर कच्चे होता है, बंधन टूटने लगता है, जब जल अणु कच्चे होता है और धीरे धीरे कच्चे में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है ना, और इधर आता है जल आयतन घटने लगता है, घनत्व कहने लगता है, बढ़ने लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है? घटने लगता है, और जल का घनत्व से कम होता है। इसी कारण जल पर कैसे लगता है? बर्फ तैरने लगता है। ठीक है। एक बाद एक पॉइंट कहता है कि जाड़े के मौसम में, कौन सी के मौसम में? जाड़े है ना, अभी के मौसम में समुद्र के सतह जम जाते हैं। समुद्र के सतह पर क्या होता है? जम जाता है, किंतु नीचे जल द्रव अवस्था में ही रहती है ना, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस द्रव का जल का घनत्व सबसे अधिकतम, इसलिए जाड़े में भी जलीय जीव अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि जल को ऊपरी वाला भाग जम गया, ठीक है, लेकिन नीचे वाला भाग काची है? द्रव अवस्था में, ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर काचे होता है? जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाला ऊपर पानी काचे हो गया? जम गया, और नीचे काचे -4 ऊपर +4 हो सकता है, तो ऊपर वाला भी द्रव, नीचे वाला भी द्रव, बीच में बर्फ परत चट्टान बन बन के काचे हो रहा है? घूम रहा है। समुद्र में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि जल के रासायनिक गुण। जल के रासायनिक गुण के साधारण ताप पर अस्थायी यौगिक है। साधारण ताप पर कैसे यौगिक है? इसका आचरण द्विधर्मी होता है, यानी कि भस्म जैसा और अम्ल जैसा, इसलिए इसको कहते हैं कि कच्चे उदासीनता है ना। द्विधर्मी गुण भी दर्शाता है, कभी अम्लीय कभी क्षारीय। कड़वाहट पानी, खट्टा पानी, इसे है ना, कि खारा पानी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। जल बहुत से यौगिक में अपघटित होते हैं। जल जो है इसमें बहुत सारे यौगिक होते हैं अपघटित, जैसे कि यहाँ पे कल्ली चूना का उदाहरण लिया है। कल्ली चूना को जब जल में डालेंगे तो कच्चे हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, बना देगा कच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको भखरा चूना कहते हैं। तो इसको हम लोग व्यवहार के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं। जल कितना प्रकार से? 2 प्रकार के, कठोर जल एगो मृदु जल। ठीक है। मृदु जल कहने का मतलब मीठा पानी, और कठोर जल कहने का मतलब के खारा या हार्ड पानी। ठीक है। कहता है वर्षा जल शुद्ध जल होता है, वर्षा जल है ना, और इसे मृदु जल भी कहते हैं। कब तक शुद्ध जल होता है? बरसात से पानी गिरा है ना, लेकिन हमारे वायुमंडल भी तो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो ये सब में सल्फर डाइऑक्साइड भी तो है, और सल्फर डाइऑक्साइड अब क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा तो अम्ल वर्षा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर गिरने वाला पानी शुद्ध वर्षा नहीं है, लेकिन वर्षा के जल स्वरूप, वर्षा के बादल से जो कण गिर है पानी, वो कच्चे शुद्ध वर्षा, इसलिए वर्षा के पानी में नहाना सुरक्षित नहीं। यानी कि वर्षा का पानी शुद्ध होता है, नहा लो। अब ये वर्षा भी तो हो रहा है। आज ताजमहल की सुंदरता घटने के कारण अम्ल वर्षा कारक माना जाता है। ठीक ना। अच्छा, आय कहता है कि जबकि लवण युक्त कौन कौन सा? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, ठीक ना, जल कठोर जल कहलाता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हो, उस जल को क्या कहते हैं? कठोर। और कठोर जल को खारा जल भी कहते हैं ना। इस तरह से कभी कभी हम लोग सुनने को मिलता है कि उसके चापाकल का पानी खारा है, उसके चापाकल का पानी मीठा है। तो मीठा कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम चीनी के रसे हो, ठीक ना, कहने का मतलब मृदु, खारापन, करापन, खारापन थोड़ा सा न लगे, है ना। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न देता है उसे मृदु जल भी कहते हैं। जो साबुन घोले, सरफ घोले, तुरंत झाग दे, ज्यादा झाग दे तो समझ आते हैं कौन जल है? मीठा जल है, ठीक ना। और कठोर जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम अपमार्जक के उपयोग करते हैं कठोर जल में, ठीक है। तो कहता है में अगला पॉइंट के कारण क्या है? जल कठोरता के आखिरकार कारण क्या है? तो जल कठोरता के कारण क्या है? तो जल कठोरता का पहला कारण है कि इसमें कच्चे होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आ जाते हैं। क्या आते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। उसके बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण, जिसके वजह से कच्चे होता है? कठोर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? कठोर हो जाता है, ठीक ना। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते। कठोर जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते, ठीक ना। और कहता है तो साबुन क्या है, ठीक है। तो साबुन की परिभाषा यहाँ पर एक लाइन में इस प्रकार से है कि साबुन उच्च वसा अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, है ना। तो उच्च वसा अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन की संख्या 15, 16, 17, 18 वही सब काजी कहते हैं उच्च वसा अम्ल कहते हैं। जैसे कि पामाटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, है ना, ये सब कौन सा अम्ल है? तो उच्च वसा अम्ल है, ठीक ना। आगे कहता है कि कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे पाता, है ना, तो मृदु जल हो जाता है ना। कठोर जल
काची करता है, साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, तब मृदु जल उसको काची करता है, उपयोग करते हैं, और साबुन के साथ आसानी से झाग देने लगता है। यानी कि कठोर जल को हम लोग साफ करेंगे तो काची बन जाएगा, मृदु जल। एकरा में आसानी से काची करने लगेगा, झाग देने लगेगा। तो कठोर जल को हम लोग मृदु जल में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे विधि हैं। सबसे पहले है ना, देखो जल की कठोरता दो प्रकार का होता है। पहले कठोरता जान लेते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो जल की कठोरता कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहले अस्थायी कठोरता, एगो अस्थायी, कहने का मतलब कि अस्थायी और अस्थायी, ठीक ना, टेम्पोररी एंड परमानेंट, ठीक है। जब जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थिति के कारण होते हैं तो उसे अस्थायी कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के, है ना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होते हैं तो उसे कैसे कहते हैं, अस्थायी। क्यों? क्योंकि इस जल को उबाल देने पर ये सब कैसे होता है, दूर हो जाता है, ठीक ना। ऐसे पानी उबालने के बाद देखा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा उजला उजला कण जमा रहता है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना, और उसके सल्फेट कार्बोनेट की उपस्थिति है। और अस्थायी कार्बोनेट किसे कहते हैं कि जब जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सफेद लवण घुला रहे तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। वैसे जल को सिर्फ उबाल देने से साफ है नहीं होता है ना, कि अस्थायी कठोरता बहुत देर तक रहता है। तो अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे, ठीक ना। जल को उबाल करके अस्थायी को दूर करने के लिए पहले बताया गया है कि जल को उबाल करके कैसे कर सकते हैं, है ना, अस्थायी। जल को उबाल देने पर उसमें उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाते हैं और खारा जल क्या हो जाता है, मीठा जल बन जाता है। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर है ना क्या है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कच्चे में बदल गया कैल्शियम कार्बोनेट में, और जल यहाँ पर से निकल जाएगा कच्चे होगा शुद्धतम यानी कि मृदु जल होगा, ठीक ना। दूसरा एक जल शुद्ध करने की विधि क्लार्क विधि। कौन सी विधि, क्लार्क विधि। क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। इस विधि में कल्ली चूना को थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाती है। कौन सी चूना को, कल्ली चूना का सूत्र कैसे होता है, Ca। वो कल्ली चूना की मात्रा थोड़ी से डाल देते हैं, ठीक ना, जिससे वैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चूना जल के साथ क्रिया करने लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं, और जिन्हें छान करके क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अर्थात चूना डाल देने से पानी क्या हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। और इस तरह के पानी को हम लोग चूना जल कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक ना। अब कहता है कि अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। अस्थायी तो दो विधि, पहले को उबाल करके, दूसरा की क्लार्क विधि, है ना, क्लार्क विधि नहीं, ठीक है। आए कहता है फिर क्लार्क के मौत वाला भाग से आ जाएगा। जल के अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। अस्थायी कठोरता में क्या होता है कि कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट आ जाते हैं, तो कैसे कहते हैं, अस्थायी। जबकि कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट आते हैं तो उसे कहते हैं अस्थायी, है ना। इसमें कहता है सोडा विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट के थोड़ी सी मात्रा डाल देने पर कठोर जल में जो उपस्थित होता है कैल्शियम मैग्नीशियम इकाचे में जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और उससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बाहर चल जाता है। माने कि काचे डाल करके सोडियम कार्बोनेट काचे डाल देते हैं, है ना। जो कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट डाल दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम क्लोराइड दोनों को काचे हो जाएगा, घुल जाएगा और नीचे पेंदे में बैठ जाएगा। ये अस्थायी कठोरता दूर करने का। दूसरा का क्या है, दूसरा है कि केलगॉन विधि। कौन विधि, केलगॉन विधि में क्या होता है कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को केलगॉन कहते हैं। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को क्या कहते हैं, केलगॉन। और जल में जब सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट मिला देते हैं और इससे जल का क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन अलग हो जाता है, तो इससे हो जाता है पानी मीठा, इसलिए कहते हैं इसको कौन विधि, केलगॉन। पहला विधि के सोडियम कार्बोनेट डाल के, दूसरा विधि की केलगॉन डाल करके, ठीक है। और तीसरा विधि का है कि आयन विनिमय विधि। कौन विधि, आयन विनिमय विधि, ठीक ना। आयन विनिमय विधि में क्या होता है, कठोर जल को मीठा करने के लिए सबसे आधुनिक विधि है। कौन विधि है, सबसे आधुनिक। इस विधि में जल के विद्यमान कैल्शियम मैग्नीशियम आयन में डाले गए जटिल यौगिक के साथ विनिमय हो जाता है। मान के ऐसा जटिल यौगिक बनाता है जिसमें कच्चे होता है उसमें मिल जाता है, विनिमय हो जाता है, ठीक ना, जिससे पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे कि देखा जाता है यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए ना तो विनिमय यौगिक किस प्रकार से होता है, इस प्रकार के पात्र आता है, इसमें कठोर जल डालते हैं, क्या डालते हैं, कठोर जल डालते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, बालू के कण रहते हैं, जियोलाइट्स रहते हैं, और जिस तरह से जटिल यौगिक बना लेता है, ऊपर मीठा जल बन जाता है ना, जिसके हम लोग जरूरत के अनुसार यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको कौन विधि कहते हैं, विनिमय विधि। कौन विधि कहते हैं। अब आता है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के यौगिक में से कहा जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, कौन कौन, तो हाइड्रोजन, ठीक ना, जिसको पोटेरियम भी बोलते हैं, पोटेरियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक ना। हाइड्रोजन पहला कुछ होता है हाइड्रोजन, जिसे 1H1 लिखते हैं। इसमें कभी प्रोटेरियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहला वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रोटियम, जिसका संकेत क्या होता है 1H1, ठीक है। ये इसका कौन का जो है हाइड्रोजन का है माने कि समस्थानिक, और इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 1। दूसरा का समस्थानिक क्या है ड्यूटेरियम, सोचिए ड्यूटेरियम, जिसे 1H2 अथवा D से भी दर्शाते हैं, 1H2 अथवा D से। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसे कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं भारी हाइड्रोजन कौन है तो ड्यूटेरियम, हल्का हाइड्रोजन कौन है तो प्रोटियम, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है तीसरा समस्थानिक जिसे कहते हैं ट्राइटियम, क्या कहते हैं ट्राइटियम। इसे हम लोग T से भी दर्शाते हैं अथवा 1H3 से भी दर्शाते हैं, ठीक है। T से चाहे तो 1H3, 3 समस्थानिक हो ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका द्रव्यमान संख्या 3 है, परमाणु संख्या 1 है ना। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। पहला है देखो है ना, पहला क्या है तो ड्यूटेरियम है ना, पहला प्रोटियम है, पहला क्या है प्रोटियम जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्यूटेरियम जिसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ट्राइटियम 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहे कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना तो प्रोटॉन भी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होनी चाहिए, है ना। भार बढ़ाता है कौन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन एक में एक भी नहीं, इसको में न्यूट्रॉन एक भी नहीं रहता। हाइड्रोजन के मूल समस्थानिक यानी प्रोटियम में 0, एक न्यूट्रॉन कितने 1, एक न्यूट्रॉन कितने 2, इसलिए इसका भार हो जाएगा केवल प्रोटॉन वाला 1, इसमें 1 1 2, इसमें 2 1 3, ठीक है। और तीसरा वाला जैसे रेडियो सक्रिय तत्व है ना, इन तीनों में ट्राइट्रियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व होता है। कैसे होता है ना, इसे नवक्रिय अभिक्रिया में कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इसे कैसे बनाया गया है तो कृत्रिम तरीके से बनाया गया, ठीक ना। आगे कहता है कि इसका एक साथ गुण देखा जाए तीनों के, ठीक ना, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का गुण एक साथ देखा जाता है। ज्यादातर ट्राइट्रियम को उसका उपयोग उतना ज्यादा है। आणविक द्रव्यमान, तो दोनों के आणविक द्रव्यमान में कैसे दुगना के अंतर होता है। जैसे इसका होता है 2.1416, तो इसका होता है 4.28। द्रव्यमांक इसका 13.8 केल्विन, तो इसका द्रव्यमांक 18.5। क्वथनांक 20.4 केल्विन, तो ड्यूटेरियम का 23.9 केल्विन, है ना। गुप्त ऊष्मा 117 जूल, तो इसका 219, यानी कि किसी भी हाल में हाइड्रोजन का जो भाग है प्रोटियम, इससे कैसे होता है ड्यूटेरियम गुण अधिकतम रखता है। कौन ज्यादा रखता है ड्यूटेरियम, ठीक ना। इसलिए इसको ड्यूटेरियम के भी यौगिक देखना बहुत जरूर होता है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम यानी कि भारी हाइड्रोजन का यौगिक कैसे था, तो इसको आविष्कार के बारे में पहले जान लेते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था तो यूरे नामक वैज्ञानिक, ठीक ना। ब्रिकवेड और मर्फी ने इनका खोज करता के किनका जाता है योगदान, तो यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी 1931 में द्रव हाइड्रोजन के एक बड़े आयतन में वाष्पन से बचे हुए अवशेष के अल्प मात्रा स्केप्टन द्वारा 2 धुंधले रेखाएं पाई गई। क्या किया गया है ना कि हाइड्रोजन के बर्तन में से कच्चे बचा, कुछ हाइड्रोजन बचा, और उसको से देखा गया ना कि कच्चे हो रहा है, स्पेक्ट्रम की 2 धुंधले रेखाएं पाई, ठीक ना। और ये धुंधले रेखाएं हाइड्रोजन के समस्थानिक पिंड के 2 कण के ही कारण हो सकते हैं। इसका पता चला कि इसमें के कारण का हो सकता है 2 कण के कारण। एक हाइड्रोजन इस समस्थानिक का नाम कच्चे पड़ गया ड्यूटेरियम, चाहे तो इसको कच्चे बोलते हैं लोग भारी हाइड्रोजन। इसको बनाते कैसे हैं तो देखो, पहला है कि साधारण हाइड्रोजन से, साधारण हाइड्रोजन माने के H से, ठीक ना। H2 यानी कैसे मतलब है ना, H2 से इसको बना सकते हैं कच्चे। तो देखो साधारण हाइड्रोजन के करीब 4500 भाग में से 1 भाग ड्यूटेरियम होता है। कितना से 4500 है ना, 4500 भाग में से 1 भाग क्या होता है ड्यूटेरियम। जैसे कि परमाणु सिद्धांत में था कि 2000 में से 1 कण कच्चे रहता है, नाभिक से टकराता और सीधे वापस लौट जाता है। ठीक उसी प्रकार से 4500 भाग में से 1 भाग क्या होता है ड्यूटेरियम, ठीक ना। तो ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O, है ना। D2O में P2O5 और सोडियम कार्बोनेट को घोल करके वैद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ड्यूटेरियम कैथोड पर कच्चे होता है, जमा होता है, और एनोड ऑक्सीजन पर मुक्त होता है। भारी जल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूटेरियम को अलग कर सकते हैं। जैसे कि वायु निष्कास पंप है और इसमें क्या डाले हैं द्रव हाइड्रोजन, है ना, और इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा ड्यूटेरियम बनेगा, क्या 4500 में से 1 भाग, है ना। और उसके अलावा भारी जल से क्या करेंगे, भारी जल से उसको अभिक्रिया करा देंगे, भारी जल में विद्युत धारा देंगे, है ना। तो विद्युत धारा देने के बाद ड्यूटेरियम ऑक्सीजन कच्चे हो जाएगा अलग, कैथोड पर जाकर जम जाएगा ड्यूटेरियम। इस प्रकार से भारी जल से हम लोग क्या निकालते हैं ड्यूटेरियम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि भारी पैमाने में माने बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन का उत्पादन इसी विधि से किया जाता है। हाइड्रोजन का उत्पादन किससे किया जाता है तो विद्युत विधि से। इसका गुण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के सभी गुण सदृश होते हैं। माने कि जितना हाइड्रोजन का गुण होता है उसी प्रकार से ड्यूटेरियम का भी क्या होता है गुण होता है। माने कि दोनों में गुण में काफी समानता है। जैसे देखा जाए तो दोनों का द्रव्यमांक लगभग कम, है ना, क्वथनांक भी लगभग कम और घनत्व भी कच्चे, दोनों के समान, माने थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, ज्यादा का अंतर नहीं रहता। किसमें तो ड्यूटेरियम और
प्रोटियम में, है ना। ड्यूटेरियम एक रंगहीन है, तो हाइड्रोजन भी तो रंगहीन था, गंधहीन और स्वादहीन, है ना। यह जल में विलय और विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है, कुचालक, है ना। तो हाइड्रोजन के भी समस्थानिक, प्रोटियम भी कुछ इसी प्रकार से था। ये इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, किसे ऑक्सीजन में रख देते हैं, है ना, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग भारी जल कहते हैं। जब ऑक्सीजन में रख देते हैं तो कैसे बनाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कैसे कहते हैं, भारी जल। यह हाइड्रोजन तत्व संयोग करके ड्यूटेरियम हाइलाइट बनाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता था, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइलाइट बनाता है, ठीक। अगला गुण है, अगला गुण क्या करता है कि उच्च ताप पर यानी 633 केल्विन पर क्षार धातु के साथ संयोग करता है तो ड्यूटेराइट बनाता है। क्या बनाता है ना। देखो सोडियम से अभिक्रिया किया कितना ताप पर, 633 केल्विन ताप पर, तो सोडियम ड्यूटेराइट बनाया। क्या बनाया, सोडियम ड्यूटेराइट। और ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ड्यूटेरियम का पहला उपयोग है कि कार्बनिक अभिक्रिया में, किसमें, कार्बनिक अभिक्रिया में, और कुछ में नाभिकीय अभिक्रिया में, किसमें, और फिर बीमारी के लिए भी क्या जाता है, बीमारी के इलाज के लिए किसका क्या जाता है, ड्यूटेरियम का, है ना। मिनरल वाटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो अब आता है मेन पॉइंट क्या है, D2 यानी कि भारी जल। क्या होता है, भारी, है ना। अब हम लोग लास्ट के तरफ आ ही रहे हैं। भारी जल किसका ऑक्साइड है, तो ड्यूटेरियम का, जैसे कैसे कहते हैं हम लोग, भारी जल। इसमें D2 रहता है ना, यानी ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक, है ना। इसमें देखो D2O, ठीक है। D2O में क्या होता है कि एक प्रोटॉन, ठीक है, 1s2, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तीनों चीज एक का रहता है, किसमें, ड्यूटेरियम। जबकि प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। बिना न्यूट्रॉन वाला कौन सा तत्व है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, यानी कि हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। आगे कहता है कि इसमें क्या होता है ना, कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन रहता है। D2O का घनत्व 1.108 प्रति मिल है, ml है ना। H2O का घनत्व 1.0, यानी कि थोड़ा सा क्या अंतर रहता है। साधारण जल के 5000 भाग में से एक भाग क्या होता है, भारी जल रहता है। साधारण जल रहता है उसको में से एक 5000 के भाग में से कितना रहता है, एक भाग कट रहता है, भारी जल। इसलिए यानी कि साधारण जल से हम लोग कौन सा बना सकते हैं, भारी जल, है ना। देखो क्या कहते हैं कि क्षार मिले हुए साधारण जल को लगातार विद्युत अपघटन करते हैं तो ड्यूटेरियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ना, माने कि खारा पानी को, है ना, बहुत तेजी से कैसे करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे तो कौन प्राप्त होगा, तो हमको भारी जल प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर चित्र में है कि कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले कि निकेल का एनोड बना दें, साधारण जल है, 5000 भाग में से कितना भाग, एक भाग क्या बनेगा, तो भारी जल बनेगा। इस तरह से इसमें हमको क्या प्राप्त होगा, भारी जल प्राप्त होगा। इसका गुण कैसे होता है कि साधारण जल के ही तरह भारी जल रंगहीन होता है। साधारण जल कैसे होता है, रंगहीन, और भारी जल भी कैसे होता है, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन, ठीक ना। किंतु कई बात में थोड़ा सा क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक ना। जैसे कि देखा जाए तो घनत्व में प्रभावित होता है कि हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन वाला जल का जो होता है घनत्व थोड़ा सा कम होता है, भारी जल का कैसे होता है, ज्यादा। द्रवणांक में कैसे होता है, थोड़ा सा ज्यादा। क्वथनांक में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा, 373 है, 374 है, ठीक ना। गुप्त ऊष्मा में क्या होगा, अधिक, और बाष्पन गुप्त ऊष्मा में कैसे होता है, अधिक। यानी कि लगभग समान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय में ज्यादा क्या होता है, भारी जल। और इसके बाद आता है इसका रासायनिक गुण, किसका, भारी जल का, ठीक ना। भारी जल का रासायनिक गुण कैसे रखता है, तो H2A के जैसे साधारण करता है। जिस तरह से हाइड्रोजन ऑक्साइड अभिक्रिया करता है उस तरह से ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक निर्माण में और नाभिकीय में भारी, नाभिकीय इंजीनियरिंग में भी भारी जल का उपयोग मानदक रूप में किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद दूसरा उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए भी इसका उपयोग मानदक रूप में किया जाता है। किसमें, यूरेनियम के। और भारी हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। भारी हाइड्रोजन के निर्माण करना है तो इसमें क्या भारी जल का उपयोग करेंगे, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि भारत में भारी जल, भारत में भारी जल कहाँ मात्रा है, ठीक ना। तो भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ होता है, ट्रोम्बे के परमाणु रिएक्टर द्वारा किया जाता है। कहाँ में, ट्रोम्बे के परमाणु रिएक्टर। इसका उपयोग मंदक में होता है, कब, जब ग्रेफाइट नहीं रहता है तब, यानी कि ग्रेफाइट के स्थान पर किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद एक बचता है हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिसका नाम क्या है, ट्राइट्रियम, ठीक है। ट्राइट्रियम एक दुर्लभ समस्थानिक है, इसका मतलब कि बहुत कम मिलता है प्रकृति में, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। मंद न्यूट्रॉन के लिथियम प्रहार कर करके क्या बनाते हैं, तो ट्राइट्रियम बनाते हैं। देखो लिथियम है जिसका परमाणु संख्या 13, परमाणु भार 6, इसमें न्यूट्रॉन पर से बार किया जाता है तो इसमें क्या बनता है, एगो अल्फा कण बनता है, एगो ट्राइट्रियम बनता है। क्या प्राप्त होता है, ट्राइट्रियम, ठीक ना। ड्यूटेरियम पर जब करते हैं क्या चाहिए, बेरिलियम से जब ड्यूटेरियम का भार कराया जाता है, इसका बेरिलियम का 4 भार, 4 परमाणु संख्या, भार कितना, 9। ड्यूटेरियम में
परमाणु संख्या 1 और बाहर कितना 2, इसमें 2 को अल्फा का निकल जाता है, एक बचा है कच्चे ट्राइटियम, अर्थात ट्राइटियम टर्न बनाने के 2 विधि, पहला क्या है लिथियम से, दूसरा क्या है बेरिलियम से। इसका गुण क्या होता है कि बीटा उत्सर्जक है, इसमें से कौन सा कण निकलते हैं बीटा कण। इसका अर्धायु 12.4 वर्ष है, अर्धायु कितना है, इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट से 12.4 वर्ष कितना है अर्धायु, ठीक है। और इसको देखो इसमें से कौन सा कण निकलता है बीटा कण निकलता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक ना, एक अल्फा कण, ठीक है। आगे कहता है क्या कि हाइड्रोजन के अन्य यौगिक, हाइड्रोजन के अन्य, जिसमें पहला कौन सा है H2O2, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक ना। इसका उपस्थिति क्या होता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अत्यंत अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वर्षा जल में, बर्फ में, ठीक ना, और कच्चे यह संभवतः जलवाष्प में उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण का प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो इसको बनाते कैसे हैं, ठीक ना, भारी नहीं H2O2 बनाने के विधि। H2O2 कहाँ कहाँ रहता है, तो वर्षा जल में रहता है, बर्फ में रहता है, वायुमंडल में थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है। बनाते कैसे हैं, तो सोडियम पर ऑक्साइड से। कैसे बनाते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड से, ठीक है। सोडियम पर ऑक्साइड में बर्फ के ठंडा किए हुए 20% सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है ना, यानी सोडियम पर ऑक्साइड N2O2, सोडियम पर ऑक्साइड का चाहिए N2O2, इसको में थोड़ा सा यानी कि 20% क्या डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या प्राप्त होता है H2O2, इसी को बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। व्यापारिक रूप से इसको बोलते हैं फदफदवा, ठीक ना। आगे कहता है कि बेरियम पर ऑक्साइड से, कैसे उसे बनाते हैं बेरियम पर ऑक्साइड से। बेरियम पर ऑक्साइड में BaO2 है ना और 8H2O। बेरियम पर ऑक्साइड का सूत्र क्या चाहता है BaO2 8H2O को ठंडे और सल्फ्यूरिक अम्ल से या तो फिर हाइड्रोफ्लोरोसिलिका अम्ल से अपघटित कराते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक ना। यानी क्या है बेरियम पर ऑक्साइड, क्या है बेरियम पर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें जल की मात्रा है, यहाँ पर जल की मात्रा सुखा दिया, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है, तो कौन सा चीज बना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक ना। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के दो ही विधि से ज्ञात करना है, कैसे से, सोडियम पर ऑक्साइड से, एक बेरियम पर ऑक्साइड से। इसका गुण क्या होता है कि शुद्ध हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्वच्छ और गाढ़ा होता है। कैसा होता है, स्वच्छ और गाढ़ा, ठीक ना, जो हल्का नीला रंग का दिखता है। कैसा दिखता है, यह त्वचा पर घाव पैदा करता है, अगर त्वचा पर गिर जाता है क्या कर देगा घाव। इसका दानांक 271 केल्विन है ना, वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक 428 केल्विन लगभग होता है, ठीक ना। और रासायनिक गुण में क्या है कि टूट करके कैसे करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टूट करके अस्थायी हो जाता है, टूट करके होता है अच्छा। सामान्य अवस्था में विलयन टूट करके H2O और ऑक्सीजन देता है, मान के साधारणतः जब टूटता है तो जल बन जाता है और ऑक्सीजन का चौथे से बाहर निकल जाता है। और इसका ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, ऑक्सीकारक गुण है कि यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। यह अम्लीय और क्षारीय दोनों जैसा व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है, अम्लीय क्षारीय दोनों जैसा। अवकारक गुण में H2O2 एक अवकारक गुण भी आचरण करता है, इसलिए कहते हैं कि H2O2 अवकारक भी और ऑक्सीकारक भी गुण प्रदर्शन करता है। और विरंजक गुण, विरंजक गुण किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई रंगीन पदार्थों को रंगीन बना देता है तो उस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, विरंजक। H2O2 विरंजक पदार्थ है जो कैसा करता है, रंगीन पदार्थों क्या कहता है ना, रंगीन पदार्थों के, यहाँ पे रंगीन है, रंगीन पदार्थों को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। क्या कर देता है, रंगहीन, ठीक है। और हाइड्रोजन मुक्त हाइड्रोजन कर देता है। अम्लीय गुण क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या देता है, CO2 गैस। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और फिर क्या है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके साथ क्या दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प दिया, लेकिन मुख्य यहाँ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र के संरचना क्या होता है, तो देखो इसका संरचना को कहते हैं हम लोग क्या चाहिए, किंजकेट सूत्र कहते हैं, ठीक ना। किंजकेट द्वारा एक होता है बायर द्वारा, दोनों के संरचना कुछ अलग पर से। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र H2O2 होता है, जिसमें देखो पहला संरचना होता है कि हाइड्रोजन है, ठीक, क्या है हाइड्रोजन है, ठीक ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस प्रकार से पहला संरचना है, ठीक ना, जो किनके अनुसार है, किंजकेट के अनुसार। और दूसरा का है बायर के अनुसार, तो बायर के अनुसार के हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, बीच में कैसे बनेगा ऑक्सीजन। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए और यहाँ भी है ना, यहाँ के लिए ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक कैसे होता है लोन पेयर के रूप में रहता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जो किंजकेट के अनुसार से संरचना, दोनों का संरचना भी कभी क्वेश्चन होता है। यहीं पर पाठ का होता है, कोई दिक्कत।